हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है भारत में। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमने इस टॉपिक में फ्रेंड्स थ्योरी सेक्शन को कवर करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सेट भी लिया हुआ है लास्ट में, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हमने सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड पूछा जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, भारत पर शासन किया है इन 5 राजवंशों ने। ठीक है, आप बस फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने इस तरह से सीक्वेंस साइज सारी चीज़ों को बताई हुई है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कितने राजवंशों ने राज किया था। कुल 5 राजवंशों ने राज किया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो कुल 5 राजवंशों ने राज किया था। और कब से कब तक? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। उसके बाद 1526 में जो है बाबर आ जाता है, वहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो 5 राजवंश कौन कौन से थे फ्रेंड्स? गुलाम वंश, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ठीक है, उसके बाद खिलजी आए। खिलजियों ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है शासन किया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश वाले लोग आए। ठीक है, तुगलक वंश आए। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद सैयद आए। सैयद के बाद लोदी आए। ठीक है, लोदी जो कि सल्तनत दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजवंश थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अच्छा, इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 थे, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये 4 जो थे ये मूल रूप से टर्किश थे। ठीक है, तुर्क के थे। और लेकिन जो आखिरी थे, जो लोदी वंश था, यह अफगान था। ठीक है, अफगान वंश का शासक था लोदी। तो ध्यान रखिएगा, यह अफगानी थे, बाकी 4 टर्की थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुलाम राजवंश की। तो गुलाम और राजवंश में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबके नाम तो आपको याद करने नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर भी टोटल 11 शासकों ने जो है शासन किया था गुलाम वंश के अंतर्गत। ठीक है, टोटल 11 शासकों ने शासन किया था, जिनको हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। उनके बारे में जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी स्थापना की थी 1206 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इल्तुतमिश को हमें पढ़ना है, रजिया सुल्तान, बलबन और कैमोर्स। ठीक है, कहीं कहीं क्यूमर्स, कहीं कहीं कैमोर्स दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यह अंतिम शासक थे। ठीक है, गुलाम वंश के। ठीक है, अंतिम शासक कौन थे? क्यूमर्स थे। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं गुलाम वंश को। आप ध्यान से देखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में, जैसा कि हमने बताया। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी, जिन्होंने भारत में कई बार आक्रमण किए, उसका गुलाम था। ठीक है, उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 ईस्वी को जो है अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, 1206 ईस्वी में अपना अभिषेक कराया और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। ठीक है, जितने पॉइंट हमने हाईलाइट किए हुए हैं यह सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजधानी से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ध्यान रखिएगा लाहौर को बनाया। ठीक है, उसके बाद बात करें दिल्ली सल्तनत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या चीज़ें करवाई, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली में स्थित है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। प्रश्न पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मंदिर है, मस्जिद है, या फिर कोई झोपड़ी है? तो ध्यान रखिएगा यह क्या है? एक मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड, कि इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लाख बख्श का मतलब क्या होता है? जो लाखों का दान देता हो। ठीक है, जो लाखों को दान देता हो, यह बहुत दानी था, जो है लाखों लोगों को दान दिया करता था, इसलिए जो है सल्तनत के लोग इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद कुतुब मीनार के बारे में भी हिस्ट्री में पूछा जाता है, कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, किसने नहीं बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, हमने इसमें जो है डिटेल में बता दिया है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसने केवल एक ही मंजिल बन पाई थी। ठीक है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनी थी, तभी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश जो है आता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। इसने जो है 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बनवाई। ठीक है, पहली मंजिल थी, उसके बाद इन्होंने जो है 4 मंजिल बनवाई, तो कुल 225 फीट ऊंची जो है इल्तुतमिश ने बनवा दी थी। उसके बाद तुगलक वंश के शासक आते हैं, फिरोज तुगलक। ठीक है, उनके समय में जो है कुतुब मीनार पे बिजली गिरती है, जिसके कारण इसकी जो चौथी मंजिल थी वह नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसने जो है चौथी मंजिल की जगह पे 2 छोटी मंजिलें और बनवा दी थी कुतुब मीनार में, 2 छोटी मंजिलें और बनवा दी, जिससे यह मंदिर यह जो है 5 मंजिलों की हो गई। ठीक है, कुतुब मीनार जो है 5 मंजिलों को हो गए और इसकी ऊंचाई बढ़ के 9 फीट हो गई। तो टोटल वर्तमान में कितनी ऊंचाई है कुतुब मीनार की, तो ध्यान रखिएगा 234 फीट है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो कुल 234 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई। अब यहाँ से आपको तीनों डाउट क्लियर होगा, किसने किसने जो है इसका बनवाने में सहयोग दिया, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने, इन 3 लोगों ने जो है कुतुब मीनार को बनाने में सहयोग दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में देखते हैं। 1206 से उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया था और 1210 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु कैसे होती है, तो चौगान, जिसे पोलो के भी नाम से जाना जाता है, वर्तमान में जो पोलो गेम होता है, पोलो खेलते वक्त जो है घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु जो है पोलो खेलते समय हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। और उसे कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर में। ठीक है, इसकी जो है लाहौर में दफनाया गया था, इसका मकबरा कहाँ है, लाहौर में है। उसके बाद एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार में वर्तमान में स्थित है, वर्तमान में भी स्थित है, उसे ध्वस्त करने में जो है कुतुबुद्दीन का सहायक सेनानायक जो था बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो है सेनानायक था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है। ठीक है, आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बनता है इसकी मृत्यु के बाद, लेकिन यह ज़्यादा महीनों तक शासन नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर पाता है, केवल 8 महीनों तक यह शासन करता है। ठीक है, 8 महीने बाद जो है आराम शाह की हत्या कौन कर देता है, इल्तुतमिश कर देता है। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। इसने जो है आराम शाह की हत्या कर दी और स्वयं जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा मतलब कि इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत की तब जो है राजधानी दिल्ली को घोषित कर दी थी। ठीक है, और यह कब बैठा, तो 1211 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, हमने बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का जो है गवर्नर था। कौन गवर्नर था, इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो बदायूं का वह गवर्नर था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो देखे तो आप जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और उसका भी गुलाम था यह इल्तुतमिश, तो इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। ठीक है, इल्तुतमिश को, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने जो है लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जो है, तो ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने जो है सल्तनत गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट की थी। वह पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में, बगदाद में उस समय खलीफा की पोस्ट हुआ करती थी, तो खलीफा से जो है सुल्तान पद की वैध स्वीकृति ली थी। कौन लिया था, इल्तुतमिश ने ली थी। ठीक है, सुल्तान पद की वैध स्वीकृति इल्तुतमिश ने ली थी बगदाद के खलीफा से। उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु फ्रेंड्स हो जाती है, कब होती है, अप्रैल 1236 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1236 में होती है, 1211 में जो है यह गद्दी पर बैठा था। आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, गुलाम वंश में यहीं से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। पहले तो कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा कराया था। वो अलग बात है कि बाद में जो है उसको फिर से फिरोज शाह तुगलक ने मॉडिफाई कराया था, ऊपर की 2 मंजिलें, लेकिन निर्माण इसने ही पूरा कराया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। और जो चांदी का सिक्का था उसे टंका कहा जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्कों को टंका और
तांबे को जो सिक्का होता था उसे जीतल के नाम से जाना जाता, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसको। तांबे के सिक्कों को जीतल और चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने जो है इक्ता प्रणाली चलाई, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इक्ता प्रणाली है क्या, तो ध्यान रखिएगा। इक्ता प्रणाली वह थी कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि दी जाती थी, ठीक है। तनख्वाह के रूप में धन न देकर भूमि दी जाती थी जो है, इसी को इक्ता प्रणाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक इन्होंने संगठन बनाया जिसमें 40 गुलाम रहते थे, 40 गुलाम रहते थे। उनका एक संगठन था तुर्क ए चहलगानी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तुर्क ए चहलगानी की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। तुर्क ए चहलगानी क्या था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, यह जो है दास अधिकारियों का एक संगठन था जिसकी स्थापना उसके सल्तनत को एक बेहतर दशा और दिशा देने के लिए की गई थी, ठीक है। सल्तनत की देखभाल करने के लिए, एक बेहतर गाइडेंस के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। बाद में जो है सल्तनत के पतन का कारण भी यही संगठन बनता है, आगे आप अभी पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज था, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इनके दरबारी लेखक कौन थे इल्तुतमिश के, तो मिनहाज उस सिराज थे, ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है तबकात नासिरी। यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार, मल्टीपल टाइम पेपर में रिपीट होता है फ्रेंड्स कि तबकात नासिरी किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा मिनहाज उस सिराज की है, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश के दरबारी लेखक थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद फ्रेंड्स उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज, कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज, जो गद्दी पर बैठता है, जो कि एक अयोग्य शासक था, ठीक है। कई अयोग्य शासक आए तो वह बैठता है। उसके बाद सल्तनत की बागडोर रजिया सुल्तान संभालती है, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज की मृत्यु के बाद जो है सल्तनत की बागडोर जो है रजिया सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी जो है सल्तनत की बागडोर संभालती है। और यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आखिरी वाला, कि सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली यह प्रथम मुस्लिम शासिका थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी जो दिल्ली सल्तनत पे बैठी थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रजिया ने जो है पर्दा प्रथा का त्याग किया, जो महिलाओं में पर्दा प्रथा रहती थी उसका त्याग किया, और पुरुषों की तरह चोगा, ठीक है, चोगा जिसको काबा के नाम से जाना जाता था, काबा और कुलह यानी कि टोपी, काबा और टोपी पहन के राज दरबार में खुले मुख जाने का नियम बना दिया था, किसने, रजिया ने, ठीक है। जिसका जो है उस समय में कि वर्तमान में उस समय में जो लोग हुआ करते थे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि जो है यह इस्लाम के खिलाफ है, और रजिया को गद्दी से हटाने के प्रयास किए, ठीक है, हटाने के प्रयास किए। और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी, कहाँ पे, कैथल में, ठीक है। कैथल कहाँ पे पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की हत्या कर दी जाती है। रजिया की मृत्यु के बाद जो है बहराम शाह शासक बनता है, कौन बनता है, बहराम शाह। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो तुर्क ए चहलगामी संगठन था, अब उसी में से जितने गुलाम थे वो एक दूसरे को मारते हुए दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश के शासक बनते जाते हैं। तो ये बहराम शाह जो था एक गुलाम ही था उसी तुर्क ए चहलगामी संगठन का। आगे बढ़ते हैं। बहराम शाह को भी बंदी बना लिया गया। अब जो है उस 40 की जो संगठन था 40 गुलामों का, उन्हीं में से एक एक लोग जो है शासक बनते गए, और उन्हीं में से एक एक लोग जो है उनको गिरा के अपने मतलब स्वयं शासक बनने के लिए उनकी हत्या करने लगे, ठीक है। तो बहराम शाह शासक बना और उसे भी बंदी बना लिया गया उन गुलामों के द्वारा, और उसकी हत्या कब की गई, 1242 ईस्वी में उसकी भी हत्या कर दी गई, ठीक है। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह बना, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद बलबन कौन था, तो यही तुर्क ए चहलगामी संगठन में ही एक दास था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बलबन जो है षड्यंत्र किया, ठीक है, बहुत चालाक था बलबन। इन्होंने जो है षड्यंत्र किया 1246 ईस्वी में, और अलाउद्दीन मसूद शाह को जो है सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया, ठीक है। नासरुद्दीन मोहम्मद कौन था, उसी चहलगामी का संगठन का एक दास था, ठीक है। उसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपियां सिलकर अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो नासरुद्दीन मोहम्मद जो था टोपियां सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो बलबन जो था, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया, नासरुद्दीन मोहम्मद से ही करवाया था, ठीक है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया, नासरुद्दीन मोहम्मद से कराया। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था, ठीक है। यह पेपर में पूछा जाता है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था,
बहाउद्दीन था। और यह कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। हमने आपको बताया जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, जो 40 संगठन थे उसी में का एक दास था। बलबन ने फिर क्या किया, जब जो है इसके जो है दामाद की मृत्यु हो जाती है, किसकी? नसरुद्दीन मोहम्मद की, तो यह जो है स्वयं जो है सुल्तान बनता है। ठीक है, उसके बाद यह सबसे पहले क्या करता है, जो 40 का संगठन था जहां से बारी बारी से एक लोग जो है राजा बनने की कोशिश किया करते थे, उसी जो है तुर्क ए चहलगानी का विनाश कर देता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि तुर्क ए चहलगानी का जो है को समाप्त किसने किया? तो ध्यान रखिएगा बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने जो है इस संगठन का विनाश कर दिया कि न ये संगठन रहेगा न कोई राजा बनने की कोशिश करेगा। उसके बाद बलबन ने जो है 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से इसका पूरा नाम था। इस नाम से जो है यह दिल्ली पर बैठता है कब? 1266 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने जो है बहुत ही कठोर नियम लगाए। क्या नियम लगाए? कि इन्होंने राज दरबार में जो है सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। ठीक है, सिजदा और पैबोस क्या था? ध्यान रखिएगा, सिजदा मतलब था कि राजा के सामने आके सर झुकाते थे, और पैबोस का मतलब था कि उनको पैर को चूमते थे। ठीक है, जो भी लोग आते थे वो राजा के सामने सर झुकाते थे और उसके पैर को चूमते थे। तो इसकी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बलबन ने जो है फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक फेस्टिवल होता है, फारसियों का त्यौहार होता है नवरोज। ठीक है, नवरोज उत्सव को भी प्रारंभ किसने कराया था? बलबन ने कराया था। यह सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नवरोज की शुरुआत किसने कराई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने कराई। उसके बाद वह अपने विरोधियों के प्रति कठोर, ठीक है, लौ और रक्त की नीति का पालन किया करता था। लौ और रक्त की नीति क्या होती है? मतलब कि तलवार के बल पर शासन करता था। आप ऐसे समझिए कि यह नीति जो थी दुश्मनों को हर तरह से कठोरता, शक्ति, तलवार का इस्तेमाल करके और खून बहाने की नीति का पालन करती थी। ठीक है, तो यही थी लौह और रक्त की नीति। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ध्यान रखिएगा, बलबन ने अपनाई थी। उसके बाद बलबन ने जो है जिले इलाही और नियामते खुदाई, ठीक है, जिले इलाही और नियामते खुदाई की उपाधि भी धारण की थी। अब जिले इलाही का क्या मतलब होता है? जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ठीक है, जिले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। और नियामती खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिसकी उपाधि जो है बलबन ने धारण की थी। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। अब दीवान ए अर्ज क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक सैनिक विभाग था। इसका संबंध पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज का संबंध किस विभाग से है? तो ध्यान रखिएगा, यह सैनिक विभाग था। इसमें जो है सैनिकों को भर्ती कराया जाता था, सैनिकों और घोड़ों की रख रखाव, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद जो इसका दामाद था, इसने इसे उलुग खान की उपाधि दी थी फ्रेंड्स। उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमने लास्ट स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, सैमुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी अगर आप राजवंश को पढ़ रहे हैं तो उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक आपको याद होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पहले ही पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सैमुद्दीन कैमूर्स। और प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने आपको बताया था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो कितने लोग होंगे झोपड़ी पे मार देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ठीक है, जो कि अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। किसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया है, इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली, लाहौर से जो है दिल्ली राजधानी किसने शिफ्ट की थी फ्रेंड्स? इल्तुतमिश ने जो है शिफ्ट की थी फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इन सब प्रश्नों को आप बड़ी ही आसानी से कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं,
दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था फ्रेंड्स? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने ही जो है दिल्ली में राजधानी को शिफ्ट की थी और शासन करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला शासक पूछे अगर मध्यकालीन भारत की तो रजिया सुल्तान, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि वह रक्त और लौह की नीति अपनाता है या अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं, वह शक्तियों को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? अपनी शक्तियों को समेकित करने के बाद कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? ध्यान रखिएगा, जिले इलाही और जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिले इलाही की और नियामत खुदाई, ठीक है। नियामत खुदाई की भी उपाधि धारण की थी और जिले इलाही की भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को किसने आरंभ कराया था भारत में? तो बलबन ने ही कराया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स, आ गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किससे है? हमने आपको बताया था, यह रक्षा विभाग से संबंधित है, ठीक है। रक्षा विभाग या सैन्य विभाग से संबंधित है दीवान ए अर्ज। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद जो है हम अगली वीडियो बनाएंगे जो है खिलजी वंश पे, ठीक है। सल्तनत काल को पूरा पढ़ाना है, उसके बाद खिलजी वंश के बारे में पढ़ाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।